क्लास 11 और ये किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर है तुम लोग का भूगोल एक विषय के रूप में। विषय के रूप में कहने का अर्थ है कि हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे विषय के रूप में, और इसमें क्या क्या बातें होती है, क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। अध्याय 1 भूगोल विषय के रूप में। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये जान लो कि ये अध्याय 1 है, और भूगोल हम पढ़ते क्यों हैं, भूगोल में क्या पढ़ते हैं। ठीक ना, ये बात मन में आती होगी। भूगोल, भूगोल का अर्थ जानते तुम लोग? क्या होता है भूगोल का अर्थ? पृथ्वी, पृथ्वी गोल है। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, पृथ्वी गोल है, वही हो गया भूगोल। और बताओ कोई? देखो, भूगोल का ये हिंदी शब्द नहीं है। कुछ चीज होता है जैसे तुम्हारा नाम है, ठीक ना, ज्योति कुमारी मान लिया जाए, तो कुछ भी नाम है, रोशनी कुमारी, तो रोशनी मतलब रोशनी होता है। ठीक, ये हम समझ रहे हैं ना। कुछ चीज ऐसा हुआ है कि वो अपने देश का वो चीज नाम नहीं है, इंडिया का नहीं, हिंदी नाम नहीं है, बल्कि हम लोग इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं, नेम, NEM, नेम, और हम लोग भी लिखते हैं नाम। दोनों हालांकि दोनों अलग अलग चीज है, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं भूगोल को अगर देखते हैं तो भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। क्या होता है? जियोग्राफी। ठीक, तो दिक्कत। और ये भूगोल 2 शब्द से बना है। कौन कौन शब्द से? कौन कौन शब्द से? नहीं अंशु, कौन कौन शब्द है? जियो और जियो, GEO, जियो, और ग्राफोस, GRAPHOS, ग्राफोस। ठीक है, जियो और ग्राफोस से बना है क्या? ज्योग्राफी। और जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी। ठीक, और ग्राफोस का अर्थ क्या हुआ? वर्णन। क्या हुआ? वर्णन। वर्णन। ठीक, जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ हुआ वर्णन। तो इस तरह ज्योग्राफी का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। अब समझ में आया भूगोल का अर्थ क्या हुआ? भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। ये तुम यहाँ पर लिख सकती हो अपने कॉपी में। भूगोल, भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का कोई दिक्कत? तो ज्योग्राफी का अर्थ इस प्रकार क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। हम लोग एक विषय के रूप में भूगोल को पढ़ते हैं। अगर हम कहें कि भूगोल को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बात होती है ना। और देखो, भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी। हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक, एक बात जान लो कि जब मनुष्य, हम लोग जहां भी रहते हैं, चाहे झोपड़ी में रहे या फ्लैट में रहे या जंगल में रहे, हम जहां भी रहते हैं अपना आसपास के वातावरण से हम प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, अगर हम अंगिका बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास चारों ओर वही भाषा बोली जाती है। तुम्हारा जन्म यदि इंग्लैंड में हो रहा था, सब कोई इंग्लिश बोलता, तो तुम भी इंग्लिश स्वतः बोलती। ठीक, तुम्हारा जन्म यदि मान लिया जाए हम लोग अभी 500 वर्ष 1000 वर्ष पीछे रहते, तभी हम लोग कहाँ रहते? जंगल में रहते ना। आदिम समाज कहता है कि आदिम समाज कहाँ रहता था?
समाज रहते हैं पुराने लोग जो बहुत पहले जाते थे जंगल में। समाज को जहां भी लोग रहेगा, एक दूसरे से संपर्क स्थापित होगा, संबंध बनेगा, तो वहां पर समाज के निर्माण आता है। फिर एक दूसरे के साथ सहयोग की बातें होती है। तो आदिम समाज जब जंगल में रहता था तो वहां जो प्राकृतिक वातावरण था उससे वो प्रभावित था। अभी हम लोग को खाना बनाना होता है, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, गैस चूल्हा पर। वही अगर हम आदिम समाज के हिस्से रहते हैं तो कैसे खाना बनाते हैं, लकड़ी से पत्ता चुन कर लाते हैं। ठीक, तो हम लोग जहां भी रहते हैं अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर होते हैं, रहते हैं। इसको एक लाइन लिख लेंगे, हम लोग आसपास के वातावरण से प्रभावित रहते हैं। कोई दिक्कत? जो आदिम समाज था, जो पहले का समाज था, वो भी था पृथ्वी पर ही, और हम लोग भी है पृथ्वी पर ही। लेकिन अंतर तो कितना हो गया, ये लोग निर्भरता किस पे, प्राकृतिक संसाधन पर। किस पे निर्भरता, प्राकृतिक संसाधन। आदिम समाज के लोग निर्भर थे किस पे, प्राकृतिक संसाधन पर। और प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या बातें आएंगी ये बताओ। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक किसको कहते हैं और संसाधन किसको कहते हैं? प्राकृतिक उसको कहते हैं जो चीज की दुनिया में स्वतः निर्मित होता है ना। हम लोग उसका निर्माण करते हैं क्या? जिस देश पर तुम बैठी हो ये प्राकृतिक है? नहीं, इसको हम लोग कोई मानव बनाया है? इसको पेड़ पौधा बनाया है कोई इंसान क्या? नहीं, तो वो क्या है, प्राकृतिक है। और संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन कहते हैं जिस चीज का, जिस प्राकृतिक वस्तु का हम लोग अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कोयला है ना, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाता है। जब हम यहाँ से जाते हैं, मान लिया कोई यात्रा करनी हो, हम जिस के सहारे चलते हैं, जो हमारे लिए उपयोग में आता है, वो हमारे लिए क्या होता है, संसाधन। एक होता है साधन, एक होता है यहाँ तक पूछता है यहाँ जाने का साधन क्या है रे, ऐसे रोड चल जाइएगा। ठीक, फिर तुम साइकिल से जाती हो तो वो संसाधन रहता है। तो आदिम समाज इसी पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन उसका संसाधन क्या था, प्राकृतिक संसाधन था, और प्राकृतिक संसाधन पर ही वो निर्भर थे ना। और प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधे क्या, और इसी से वो अपना जीवन यापन करते थे, पेड़ पौधे से। और पशु पक्षी, जब कभी मांस उसको खाते थे वो लोग, पशु पक्षी आज की तरह धान नहीं उपजाते थे, ठीक ना, या सब्जी देखती हो होता ना पर, तो पहले लोग इतना विधिवत तरीके से खेती करने नहीं जानते थे। पेड़ पौधे और पशु पक्षी निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तकनीक का विकास हुआ। तकनीक का विकास हुआ कि नहीं? और तकनीक का विकास हुआ तो हम लोग अभी प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर रहते हैं क्या? नहीं, तब हम लोग आजकल तकनीक पर निर्भर हो गए हैं। पहले खेती लोग नहीं करते थे, उसके बाद खेती करने लगे। ठीक, और उसको पता चल गया कि ये बीज है, इसको बोएंगे, फिर धान होगा या जो भी फसलें होगी, वर्षा होगी तो फिर और ज्यादा होगा। ठीक, तो उसके बाद फिर रहन सहन, जीवन शैली में फिर क्या हुआ, परिवर्तन आया। परिवर्तन आया कि नहीं? अब देखो दूसरी बात, हालांकि यह बात है कि प्राकृतिक संसाधन आज भी हमारे लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे का आवश्यकता आज नहीं क्या? इसकी आवश्यकता आज भी है, लेकिन
पहले लोग इसी पर निर्भर थे, आज हम लोग को इसके साथ साथ अन्य विकल्प भी मिल गए हैं। अब देखो दो बात, पृथ्वी वही है, एक चक्की प्राकृतिक संसाधन, हम लोग का सभी सबों का आवास है पृथ्वी पर, सभी का है ना, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितना भी जीव जंतु है सबका आवास है, छोटा बड़ा सभी तरह का जीव जंतु है। अब देखो पृथ्वी का सतह, भौतिक भूगोल सुनी हो ना, भौतिक भूगोल किसको कहते हैं? कोई भी चीज का भौतिक किसको कहते हैं? भौतिक उसको कहते हैं जो कि हमें दिखाई पड़ता है, ठीक ना। ये हमें दिखाई पड़ रहा है, ये भौतिक है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है वो भौतिक नहीं है, ठीक। हमें क्या कर रहा है? हमें दिखाई पड़ रहा है। अब देखना, और जिस रूप में हमें ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, यह इसका भौतिक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप है। और यह एक जैसा है क्या? पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हर जगह एक जैसा है नहीं है, तो कैसा है? अलग अलग है सब जगह। जैसे कि देख लो हर जगह समतल है क्या? नहीं। तो कैसा मिलेगा? जो हमें दिखाई दे रही है कैसा मिलता है? कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कहीं समुद्र है तो कहीं पहाड़ है, क्या है कि नहीं? कहीं समुद्र मिलेगा तो कहीं तुमको क्या मिलेगा? ये कैसा स्वरूप हुआ पृथ्वी का? ये स्वरूप हुआ भौतिक स्वरूप। सिर्फ पृथ्वी पर क्या पहाड़ और समुद्र ही मिलता है और कुछ मिलता है? पेड़ पौधे मिलता है, और पेड़ पौधा का उसके ऊपर में उपज हुआ, उसका संसाधन के रूप में हुआ। और पृथ्वी कैसा दिखता है हमें? गोल दिखता है। तुमको कहीं मैदानी इलाका दिखेगा, समतल दिखता है, कहीं क्या दिखेगा? मैदानी इलाका। क्या बोलेंगे इसको? मैदानी इलाका। मैदानी इलाका, ठीक। और कहीं तुमको झील भी मिलेगा, ठीक है। पहाड़ पहाड़ पठार पठार, अच्छा क्या बोलिए? झील, झील समझती हो ना? अच्छा, कहीं तुमको रेगिस्तान भी मिलेगा। रेगिस्तान समझते हो? किसको कहते हैं रेगिस्तान? जहां सिर्फ बालू ही बालू दिखे। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, कहीं पर इसके साथ साथ तुमको जंगल भी दिखता है, वन भी दिखता है, क्या दिखता है? वन भी दिखता है। और कहीं कहीं तुमको ऐसा भूमि दिखेगा, ऐसा पृथ्वी दिखाई देगा जहाँ कुछ उपजता ही नहीं है। तुम लोग कहते हो, कभी सुनती होगी, वो एकदम बंजर भूमि है, वहाँ कुछ उपजता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो कहीं कहीं कैसा दिखता है हमारा पृथ्वी? बंजर स्वरूप में भी दिखता है, बंजर भूमि के रूप में। हम लोग उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और एक बात यहाँ हम लोग भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। क्या नाम था? क्या बोले सर? भूगोल शब्द का पहली बार इस प्रयोग किसने किया था? इस नाम का प्रयोग इरेटोस्थेनीज, ठीक। भूगोल है ठीक। भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पकड़ करना। चलो, यथार्थता बहुआयामी होती है, ठीक है। ये शब्द जो है, ये लाइन जनरल लाइन है, तुमको ये लाइन कहीं भी सुनने को मिलता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के संदर्भ में आज हम लोग देख रहे हैं, भूगोल के संदर्भ में देख रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखो यथार्थ क्या हुआ?
और बहुआयामी क्या हुआ, ठीक है, यथार्थ हुआ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हो रहा है। और एक ऐसी भी चीज होती है जो कि हो तो रहा है पर हम उसका अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, किसी को कोई देख रही है उसको मारा, ठीक है, ये हमको दिखाई पड़ा, लेकिन उसके अंदर में जो है क्यों मारा ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तरह तरह के एंगल से, जब इसको देखेंगे तब समझेंगे क्यों मारा। कभी कभी देखती होगी कि कोई आदमी किसी से बदला लेता है, बाद में बदला लेता है, किसी भी कोई भी घटना घटती है तो उसके जब हम कारण जानते हैं तो कोई एक कारण नहीं होता है, कभी कभी दिखता है कि ऊपर से नहीं ये कारण है, लेकिन उसका अन्य कई कारण भी होता है। वही वह यथार्थता क्या होती है, बहुआयामी होती है, बहुत दृष्टिकोण होता है उसका। ऐसी बातें नहीं है कि जो हमें सिर्फ दिखाई दे रही है इतना भरी सच्चाई है, ठीक ना, उसके पीछे हो सकता है तुम काला चश्मा पढ़ के देखना दुनिया काला दिखेगा, लाल देखना लाल दिखेगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, देखने का हमारा नजरिया कैसा है इस दृष्टि से भी हमें ये दुनिया दिखती है। यहां पर हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक, एक जिसे बोले ना कि पृथ्वी में जो है दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, ठीक, वही अगर हम इसका जब अध्ययन करते हैं तब बातें नहीं, दुनिया एक ऐसा गोल नहीं है, गेंद ऐसा गोल नहीं है, पृथ्वी तो चपटा है ना, संतरा की तरह। उसके बाद ऐसे कहते हैं गोल है तो मतलब गेंद की तरह गोल है, लेकिन नहीं, उसके बाद जब हम उसमें जाते हैं देखते हैं ना यहाँ तो नदी भी है, रेगिस्तान भी है, वन भी है, पहाड़ पठार भी है, जंगल भी है ना, कहीं कहीं मैदानी इलाका है, तो एक जैसा है पृथ्वी नहीं, इसका आयाम एक आयाम इसका नहीं है, हम इसको एक चीज पर ही रखकर केंद्रित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो भू आकृति, जो हमारे आकृति दिखती है पृथ्वी जिस रूप में, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास, ये इन सारी बातों ने क्रम से धीरे 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 क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इस सब में इसको समझाएंगे हम लोग क्या होता है। जलवायु से क्या हुआ कि एक कोई क्षेत्र विशेष है, ठीक है, तो वहां का कहीं सुनी होगी आर्द्र जलवायु, गर्म जलवायु, शीतोष्ण सुनी होगी, ठीक। अब तो इंग्लैंड चल जाएगी, वहां तो कोई ग्रीष्म जैसा, जैसे हम लोग के यहाँ गर्म दिखता है जलवायु, पछुआ पर हवा चलती है, तो वहां तुमको उस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती है। तो हर पृथ्वी ही है सब, लेकिन हर जगह अलग अलग बातें होती है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, तकनीक का जब विकास हुआ ना तो हम लोगों ने भी इसमें विकास किया। पहले बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, भूकंप का कभी पता नहीं चलता है, लेकिन कब वर्षा होगी अब पहले पता चल जाता है, कब तेज पवन चलेगी पहले पता चल जाता है। सुनामी हुआ था एक बार, सुनामी समझती हो, समुद्र में भूकंप आ गया था और बहुत तेज लहर, बहुत एक तार इतना पानी जो है ना ऊपर समुद्र के बाहर एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहां चला गया, तो बहुत क्षति हुआ था। उसके बाद उड़ीसा में क्या हुआ एक बार कि हाँ इसी तरह आंधी तूफान आने वाला था, पूरा चक्रवाती तूफान था, लेकिन तटीय इलाकों में जहाँ समुद्र किनारा इलाका था तो उसको पता चल गया तकनीक के द्वारा नहीं भूकंप आने वाला है, चक्रवात तूफान चल, लोग वहां से लोग को हटा लिया, लोग को जब हटा लिया वहां से मानव का नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुआ। तो इस तकनीक के कारण इस भूगोल में पृथ्वी पर ही हम लोग देखना कितना तरह का चेंजिंग आ रहा है, बहुत तरह का परिवर्तन भी हमें देखने को मिला है। अच्छा इस भौतिक वातावरण में विभिन्नता दिखती है। दो बातें होती है जब हम लोग पृथ्वी पर आते हैं, एक भौतिक स्वरूप, एक सांस्कृतिक स्वरूप भी दिखाई देती है। सांस्कृतिक स्वरूप क्या होती है, जैसे कि मनुष्य जब रहता है तो एक दूसरे के साथ कोई संबंध स्थापित हो जाता है, होता है ना, भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूप। भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूप। अब देखना पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में विभिन्नता तो हमें दिखती है, दिखी। अब देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक स्वरूप क्या होता है, तो हमारा जैसा रहन सहन है पृथ्वी एक ही पृथ्वी है कितना भी बड़ा है, क्या यहां से हम 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 1000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, सब जगह एक ऐसा है क्या, एक ऐसा है नहीं, वहां के लोगों का रहन सहन बदल जाएगा,
बोली भी बदल जाएगा। तुम 200 किलोमीटर दूर चले जाओ ना, तुमको लगेगा कि अरे हम कहाँ आ गया, या वो यहाँ आ जाएगा, तुमको उसको लगेगा कि दूसरा भाषा है। कभी कभी तुम लोग कोई जंगली इलाका चल जाना, या जनजाति इलाका चल जाना, या उत्तर पूर्व के राज्य चल जाना, वहां का वेशभूषा देखकर तुमको लगेगा कि अरे ये तो अलग है हम लोग से लगता है। उसका रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा और पर्व त्योहार भी सब में विभिन्नता दिखती है। तो और हम वो क्या कहलाता है, वो संस्कृति की बात हुई। तो सांस्कृतिक तत्व में भी विभिन्नता दिखती है और भौतिक स्वरूप में भी विभिन्नता दिखती है। और हम लोग इन विभिन्नताओं को पढ़ते हैं किसमें? भूगोल में। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो जो क्षेत्र विशेष में जो सारी बातें होती है हम लोग उसका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ क्षेत्र विशेष का ही अध्ययन करते हैं? नहीं, बल्कि हम लोग सभी विषय का समग्रता से अध्ययन करते हैं भूगोल में। ठीक, अब देखना सभी विषय कैसे समग्रता में अध्ययन करते हैं हम लोग। पृथ्वी पर थे, ऐतिहासिक पहले हम चले गए तो वहां प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर थे, प्राकृतिक चीज खाते थे, पेड़ पौधा पर निर्भर थे, पशु पक्षी खाते थे। धीरे धीरे तकनीक का विकास ने किया, विज्ञान का ये बातें हम लोग देखने लगे, परिवर्तन आया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भूमि और जल का लोगों ने उपयोग करने किया। किसका उपयोग किया? ये तकनीक के पहले की बात हुई, भूमि और जल किसका उपयोग किया? सबसे बड़ा चेंजिंग जब हुआ ना, लोग ने भूमि और जल का उपयोग करना सीख लिया है। भूमि, पृथ्वी, मिट्टी और जल, कोई भी फसल उग जाएगी ये भूमि बिना होगा नहीं सर, जल बिना होगा नहीं सर। लोग पृथ्वी पर रहते थे लेकिन उसको पता नहीं था। ठीक ना? अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे कि कोई ऐसा फल होता है जो कि जैसे कि धान है, मान लिया जाए हम लोग जहां रहते हैं वहां धान अधिक उपजता है। जानते हो धान को अधिक पानी चाहिए, ठीक ना? दाल को उतना पानी चाहिए, दलहन पदार्थ को, दलहन को उतना पानी नहीं चाहिए। अब देखना हम लोग इसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक, उसके बाद कोई भी हर पौधा हर जगह नहीं उपजेगा, होगा उस फल देगा। कश्मीर में सेब उपजता है, होता है ना, वहां धान रोपेंगे, होगा, क्योंकि वहां का जलवायु उस अनुरूप नहीं है। हम लोग जहां रहते हैं जिस इलाके में, रजौन और जगदीशपुर का एरिया देखेंगे ना, ये एरिया प्रसिद्ध है कतरनी के लिए। सुनी है? कतरनी चावल, कतरनी चूड़ा सुनी हो? यस सर। इसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। यही कतरनी दूसरी जगह जाके रोपेगा तो वहां फिर उस तरह का स्वाद नहीं हो पाता है। तो हर जगह का अलग अलग चीज जो है भिन्नता है। तो ये मिट्टी के कारण भी होता है, कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल उपजेगा। ठीक, तो मिट्टी के कारण क्या हुआ, मिट्टी के कारण भी अलग अलग उपजता है और कोई खास चीज खास जगह उपजता है। अंगूर यहाँ रोपेगी, होगा? अनार होगा? नहीं होगा। अनार हो जाएगा पर उतना बड़ा बड़ा अनार नहीं होता है, होता है खट्टा लगता है। बाहर से जो अनार होता है बड़ा बड़ा होता है। ठीक, तो हर जगह का वातावरण हर जगह के लिए अनुकूल नहीं है। इन सब चीज को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पृथ्वी में समग्रता से। कुछ चीज है जैसे पानी वाला फल सुनी हो, सिंघारा सुनी होगी, उसके लिए पानी में होगा, वो पानी चाहिए उसको अधिक, है ना? तो मनुष्य क्या किया, मनुष्य उपजाना सीख गया, कौन चीज कहाँ उपजेगा। ठीक, पहले ये चीज मनुष्य को पता नहीं था, पहले पता था नहीं था, धीरे धीरे पता था। तो हम लोग देखो इतिहास भी पढ़ लिए, पढ़ते हैं ना, भूगोल का चीज तो पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद देखो अगर हम फसल बेच के जाते हैं, कमाते हैं, फिर अपना जीवन यापन अच्छा करते हैं, तो आर्थिक का भी, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, क्या? उसके बाद जलवायु भी पढ़ लेते हैं, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें और सांस्कृतिक जब बात देखते हैं तो उस क्षेत्र में अलग रहन सहन, हम इस क्षेत्र में अलग, उसका पर्व त्योहार अलग, मेरा अलग, उसका रीति रिवाज अलग, मेरा अलग। तो एक सांस्कृतिक संबंध भी हम लोग निर्धारित करते हैं, सामाजिक संबंध भी पढ़ लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में भी संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह हम लोग भूगोल में कितना चीज पढ़ लेते हैं, बहुत चीज अध्ययन करते हैं। कोई भी फसल अधिक या कम क्यों उपजता है ये बताओ? पानी के कारण और मिट्टी के भी, पानी के कारण, मिट्टी के कारण। ठीक,
और बताओ, जलवायु के कारण, ठीक। और बताओ। और सर अच्छा, बीज के कारण, वाह, ठीक, बीज, ठीक। उपजने लगे। और सर तकनीक का जब विकास हुआ ना, तो फिर ज्यादा उत्पादन होने लगा। पहले सिंचाई का साधन नहीं था, अब लोग सिंचाई मशीन जब से आ गया, नदी का पानी खींच के ला देता है खेत तक, पौधा में दे दिया, पटवन कर दिया, उपज में वृद्धि हो जाता है। इसके साथ साथ देखो कि जहां की यातायात का सुगम साधन हो गया, वहां फिर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। किसान का माल बिकने लगेगा तो वो फिर उत्पादन करने लगेगा। क्या नहीं बिकेगा, करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात है, जिसके पास की पैसा अधिक है, तकनीक का इस्तेमाल वही कर सकता है। जो इस किसान के पास पैसा ही नहीं है, वो जुताई भी दिक्कत से करेगा, पटवन भी नहीं कर पाएगा, सिंचाई सही तरीके से वो नहीं खरीद पाएगा, अच्छा बीज नहीं खरीद पाएगा। जिसके पास पैसा है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो अच्छा से फिर कर लेता है खेती। क्या तो हम लोग इसमें इसका भी अध्ययन करते हैं कि कैसे किसी क्षेत्र, और उसके बाद किसी चीज का बाजार में अगर डिमांड अधिक हो, मांग अधिक होने लगती है, तो फिर लोग उसका उत्पादन भी करने लगता है। कभी गौर की हुई बात, जो चीज बाजार में ज्यादा लोग खोजेगा तो उसका फिर उत्पादन बढ़ेगा। प्लास्टिक का सामान आज बहुत अधिक मिलता है, पहले इतना मिलता था नहीं मिलता था। लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा, सस्ता मिलने लगा, जो भी कारण रहे, लोग खोजने लगा, बाजार उसको उपलब्ध कराने लगा। तो इस तरह की बातें होती है। यहां पर हम लोग दो चीज देखते हैं, एक भौतिक स्वरूप देखे पृथ्वी के संदर्भ में, और एक मानवीय स्वरूप देखे कि मानव किस तरह अपने संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल अपने स्वरूप में करते रहा है, तकनीक का इस्तेमाल किया है और बदलाव लाया है। एक जैसा रहा है, भौतिक भूगोल एक जैसा सब जगह रहा है, नहीं रहा है। उसी तरह मानव का संबंध एक जैसा रहा है, नहीं रहा है। जब हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे, ठीक ना, तो वहां भी देखेंगे कि किस तरह मानव के व्यवहार में परिवर्तन आया, इसकी आवश्यकता में परिवर्तन आया, इन्होंने नया नया आविष्कार किया है। ठीक, ये पृथ्वी है, इसको जो जितने भी संसाधन है, इसको व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। वृक्ष था, उसको काटा, काट के बेंच डेस्क बना दिया, कुर्सी टेबल बना दिया, बना के बनाया। आज जिस कागज पे हम लिख रहे हैं, ये कागज कैसे बनता है? और बांस का लकड़ी से बनता है ना। अगर वो हरियाली नहीं रहती, लकड़ी नहीं रहता, प्राकृतिक संसाधन नहीं रहता, तो हम लोग कर पाते? तो मानव निर्मित संसाधन जो है, जिसका कि हम लोग लाभ ले रहे हैं, यह भी प्राकृतिक संसाधन है ना। अब किताब में एक चीज दी हुई है कि किस तरह इस भौतिक संसाधन जो पृथ्वी ने हमें प्रदान किया, जो हमें दिखता है, और मनुष्य ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है। उसमें एक दो लाइन है, प्रकृति ने क्या दिया और मनुष्य ने क्या किया, पढ़ो उसको। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़, भूभाग एवं स्थलियों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारियां तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। आपने मतलब इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने, ईश्वर ने, जिसको भी तुम मान सकते हो, इस प्रकृति ने क्या किया? पहले क्या था? पहले मिट्टी का सृजन किया। हाँ देखो, ये मिट्टी मनुष्य के बनाने की क्षमता है, मनुष्य बना सकेगा? नहीं। ये मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब मनुष्य दिया बनाया, मिट्टी को एक, तुम लोग मिट्टी का यूज करती हो, देखियो कभी दीवार बनाया, रहने लायक घर मिट्टी का, देखिए उसके बाद रहने के लिए जो है ना, वो क्या कहते हो, छप्पर, छपरा मिट्टी का बनता, देखिए तुम लोग। मनुष्य ने बनाया उसको, उस मिट्टी का अपने अनुकूल इस्तेमाल किया खाना बनाने के लिए। मिट्टी का बर्तन देखिए हो, आज एल्युमिनियम का या स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पहले मिट्टी का बर्तन चलता था। तो पृथ्वी ने, प्रकृति ने हमें मिट्टी दिया, लेकिन मनुष्य ने उसको अपने रूप में डाला, अपने रूप में उसका इस्तेमाल किया। और क्या था? कप का निर्माण किया। वही हुआ, तरह तरह का चीज। रात्रि आज भी देखती होगी कितना जगह चाय पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल होता है, देखियो तो मिट्टी का ही बनता है।
और क्या था? रात्रि का सृजन किया। अच्छा, प्रकृति ने रात्रि का सृजन किया, दिन और रात। मनुष्य के हाथ में है कि रात बना देगा? नहीं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? ये रात्रि तो है ही, लेकिन उजाला के लिए यहाँ रोशनी ला दिया, मोमबत्ती बना दिया, सलाई बना दिया, है ना, लैंप बना दिया, और आज बिजली का आविष्कार कर दिया। पहले बड़ा बड़ा बॉल जलता था, देखिए तुमने बॉल नहीं देखी थी? बॉल देखिए, बल्ब। और उसके बाद वो कम विद्युत खाए, इसके लिए फिर एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हो गया। और आगे क्या है? आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलियों का सृजन किया। और मनुष्य ने फिर क्या किया? भूमि भूमि पहाड़ भूभाग है। भूमि हो, पहाड़ हो, मरुस्थल हो, बंजर भूमि हो, कुछ नहीं हो, तो ये किसने बनाया? प्रकृति ने। और मनुष्य ने क्या बना दिया वहां? फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी, सुंदर सुंदर बागान क्या बनाया? मनुष्य। देखना, सुंदर सुंदर बागान क्या बनाया? मनुष्य। मनुष्य ने सुंदर सुंदर क्यारी बना दी धरती पर। उसी तरह जल उद्यान समझती हो? जल उद्यान, जहाँ के लोग जल क्रीड़ा करता है, जल से खेलता है, जल को इधर से लेते गया, देखने में सुंदर लगा, लोग उसका मनोरम दृश्य देखा, वो किसने बनाया? वो मनुष्य ने बनाया। किसने बनाया? मनुष्य ने। लेकिन जल को मनुष्य ने नहीं बनाया। तो जल उद्यान किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया, मानव निर्मित नहीं है, ठीक ना। वो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप जल उद्यान नहीं है। तो बताओ, भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज, ठीक है। और भूगोल कई एक शाखाओं में हमें विभक्त दिखता है, बटा दिखता है। यहाँ पर अच्छा एक प्रश्न बताओ, प्राकृतिक भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को अंतर है? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक भूगोल में कोई अंतर है? यस सर। क्या अंतर है बताओ? बताओ क्या अंतर है? जितनी भी चीजें प्रकृति में है, ये प्रकृति का अंश है, उसमें हम लोग का कुछ चलता है? नहीं सर। मानव का कोई चलेगा उसमें? नहीं। कुछ नहीं चलेगा। और भौतिक भूगोल जो होता है उसमें भी मानव का कुछ नहीं चलता है। तो बताओ, दोनों एक हुआ कि अलग अलग हुआ? एक हुआ। प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक भूगोल दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक। देखो, जैसे कि तुम लोग को 11th क्लास में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है ना, यहाँ भौतिक भूगोल। जब 12 में चली जाएगी तो वहां पढ़ेगी मानव भूगोल, उसमें एक किताब है मानव भूगोल का। तो भौतिक भूगोल में मानव कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। और भौतिक भूगोल को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। तो दिक्कत नहीं। अब बताओ कि पहाड़, पर्वत, नदी, झील, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा या भौतिक भूगोल के अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। यस। कल बताए थे कि ये जो पृथ्वी है, कहीं मैदानी इलाका है ना, कहीं समुद्र मिलेगा, कहीं झील मिलेगा, कहीं रेगिस्तान मिलेगा, तो ये सब किसमें आएगा? कौन भूगोल? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक। मैदान किसमें आएगा? पहाड़, भौतिक भूगोल। झील, भौतिक भूगोल। नदी, भौतिक भूगोल। रेगिस्तान, भौतिक भूगोल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग दो चीज देखते हैं, भूगोल की शाखाएं। तो यहाँ पर दो बातें दी गई है कि इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, विषय वस्तु और प्रादेशिक क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, ठीक है। क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, इतना समझ लो कि प्रादेशिक तो तुम लोग समझती होगी, एक प्रदेश का जब बात होता है, जैसे बिहार का बात करते हैं, बिहार एक प्रदेश का बात करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि प्रादेशिक संदर्भ में जब हम कोई चर्चा करते हैं, कोई बात करते हैं, तो बिहार में क्या क्या है, कौन कौन खनिज है, कौन कौन नदी है, ठीक है, यहाँ का मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है या जंगली इलाका है, जो भी है, क्या क्या फसल उपजाई जाती है। तो ये हुआ प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत। इस रूप में हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं।
और दूसरा एक है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम में क्या हुआ जैसे कि हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो वहां की जलवायु कैसी है, या कश्मीर का जिक्र करते हैं तो वहां कौन कौन सा फसल का उत्पादन होता है, ये फसल का उत्पादन और कहाँ कहाँ होता है, हमको उसी किसी एक चीज पर ही केंद्रित रख के हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, और इसमें किसी प्रदेश कोई सीमा वहां के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और हम लोग दोनों का अध्ययन करते हैं। किसमें? भूगोल में। दोनों का अध्ययन किसमें करेंगे? भूगोल में। भूगोल में अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये प्रादेशिक भूमि का विकास हमबोल्ट। प्रादेशिक भूगोल जैसे ये है ना, ये प्रादेशिक भूगोल के बारे में इसका चर्चा किया था हमबोल्ट, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने, किसने किया था? कार्ल रिटर ने। और क्रमबद्ध भूगोल का चर्चा किया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल का जिक्र किया अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट और प्रादेशिक भूगोल का जिक्र किया कार्ल रिटर। देखो, भूगोल का अध्ययन जो है ना, कुछ विद्वान कहते हैं कि सिर्फ यह प्रादेशिक अध्ययन करता है, ठीक ना। जैसे बताए तो रिचर्ड हार्टसॉन एक भूगोल के विद्वान हुए, वे कहते हैं कि भूगोल में प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं। जैसे बताया ना, एक प्रदेश में है वहां ये चीज उपजता है तो उसी का अध्ययन करता है। किसका कहना है? रिचर्ड हार्टसॉन का। और एक दूसरा विद्वान हुए अल्फ्रेड हेटनर, ये उसके बातों से सहमत नहीं है। तो ये दूसरी बात कहते हैं कि जो कुछ भी कारण से कोई भी घटना होती है तो उसका एक कारण है, और कारण क्यों होता है उससे जो संबंधित तथ्य है उसी का अध्ययन करता है। किसमें हम लोग करते हैं? भूगोल में। अब आगे देखेंगे हम लोग, भूगोल की कई एक शाखाएं हैं और यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या? भौतिक भूगोल। क्या देख रहे हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के भी एक मानव भूगोल अलग है, भौतिक भूगोल अलग है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं भौतिक भूगोल। इसमें भी कई तरह का अध्ययन करते हैं, कई तरह की बातें आती है। जैसे इसमें कौन सी ज्यादा देखेंगे? भू आकृति विज्ञान। क्या आएगा? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। और जलवायु विज्ञान। क्या होगा? जलवायु विज्ञान। और जल विज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, भू आकृति विज्ञान में क्या हुआ? भू मतलब पृथ्वी, जानते हैं, और इसका जो भी आकृति है, जैसा भी हम लोग देखते हैं, इसका कैसे क्रमिक रूप से विकास हुआ। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में। किसमें पढ़ते हैं? भू आकृति विज्ञान में। दूसरा बात है जलवायु विज्ञान, जिसमें देखो पहले इतना समझ लो कि भौतिक भूगोल में मानव कुछ उसमें नहीं करता है, कुछ कर सकता है? भौतिक भूगोल स्वतः होता है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है और मानव का इसमें नहीं चलता है। जलवायु विज्ञान, जलवायु मतलब समझती हो? वायुमंडल की संरचना कैसी है, हाँ, और मौसम, कहीं का मौसम गर्मी है, कहीं का मौसम ठंडा है। तो हम लोग कहते हैं ना ये शीतोष्ण जलवायु है, कहते हैं ना, या ग्रीष्म है। अब अपने देश का जलवायु देखेंगे, इंग्लैंड का जलवायु देखेंगे, दोनों एक तरह का होगा?
नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं हम लोग वायुमंडल। क्या देखते हैं? अब वायुमंडल की जब बात करते हैं हम लोग तो पृथ्वी से क्या होती है, ऊपर की बात होती है ना। और वायुमंडल की संरचना, मौसम, क्या देखेंगे इसमें? मौसम। मौसम का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होगा, तो मौसम कौन भूगोल में आएगा? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में। और अगर ऑप्शन रहेगा भौतिक भूगोल में, ये 3 ऑप्शन रहता है, हम किस में जाएंगे फिर? तब जलवायु विज्ञान में जाएंगे हम। यस। अच्छा, हम लोग किस देश का जलवायु कैसा है? ठीक है, मानसूनी जलवायु सुनी हो? अपने देश में खेती जब होती है तो यहाँ के किसान वर्षा पर निर्भर है ना। मानसून आता है, वर्षा होती है, तब फिर खेती होता है ना। तो हर देश का जलवायु अलग अलग है। अच्छा, जल विज्ञान है ना, जल किसमें आएगा? भौतिक भूगोल में आएगा। और जल विज्ञान अलग है, तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ तो? जल में झील। देखो, जल से संबंधित जो धरातल पर जितना जल है, तो इसमें कौन सी आएगा? समुद्र। क्या आएगा? समुद्र है ना, समुद्र है। और क्या आएगा? नदी। नदी आएगा। और क्या आएगा? झील। झील है। ये सब इंसान बनाया है क्या? नहीं बनाया है। तो ये सब किसमें आएगा? जल विज्ञान। जल में। ये सब भौतिक भूगोल में आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग देखेंगे मानव भूगोल। अब हम लोग देखते हैं कौन भूगोल? मानव भूगोल। और मानव भूगोल भौतिक भूगोल जैसा है या इससे अलग है? इससे पूरी तरह अलग है। और यह किस पर निर्भर करता है? यह मानव पर, हम लोग इंसान पर निर्भर करता है। इसमें हम लोग का योगदान रहता है ना। अब देखो कैसे कैसे हम लोग का योगदान रहता है। और मानव भूगोल को भी कई भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। अब तो बताओ कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल किसे कहेंगे? देखो, हम लोग जहां रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां एक समाज बनता है। ठीक, समूह में रहते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, सहयोग लेते हैं, या ईर्ष्या करते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी करते हैं, रहते हैं एक जगह। और ये क्या बनता है? समाज बनता है ना। और सांस्कृतिक भूगोल मतलब क्या हुआ? संस्कृति मतलब पहले समझ लो कि लोगों का विचार, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का निश्चित व्यवहार ही संस्कृति कहलाता है। ठीक, हम लोग कोई पर्व त्योहार, होली रहा, जिस तरीके से मनाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जरूरी नहीं कि मनाएगा होली ही, लेकिन उसका फिर स्वरूप बदल जाएगा। ठीक, कहीं कहीं हम लोग होली मनाते हैं, रंग देते हैं ना, अभी डालते हैं ना। कहीं कहीं क्या होता है जानती हो? रंग रहता है और उस एक निश्चित क्षेत्र में जो चीज होता है, हम बता रहे हैं कि अगर होली खेलते हैं हम लोग, कहीं कहीं जो है ना फूल का होली खेलता है, कहीं कहीं डंडा मार होली होता है, और कहीं कहीं जो है ना रंग देता है लाद में, उसी आदमी को आके पटक देता है। देखियो तुम लोग, देखना तो तरह तरह से खेलता है। कहीं कहीं हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, जाते हैं देवी का दर्शन करते हैं, कहीं 2 दिन से आदमी जो है लगा रहता है। और कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ रावण वध होता है, उसको भी दशहरा बोलता है लोग। तो हर क्षेत्र में चीजें बदल जाती है, सबों का व्यवहार एक जैसा रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। अगर हम यहाँ पर किसी को देख लेंगे, थोड़ा सा जैसा कि जनजाति वाला वेशभूषा हम देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में अचानक आ जाएगा ये चीज, ओ ये उस क्षेत्र का रहने वाला होगा। न चपटा देख लेंगे, ये क्या कहते हो, काठी थोड़ा कम देखें, कहेंगे ओ ये उस क्षेत्र का होगा रहने वाला। समान तौर पर नहीं आता है। तो चेहरा देख करके भी, या कोई अभी इंग्लिश में बोल रहा है पूरा फर्राटेदार चेहरा भी उसी तरह, तुम तुरंत अनुमान लगा ले ओ ये विदेश का लगता है कि है। तो देखो उस संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, तो इसके अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। ठीक,
उसके बाद जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो जनसंख्या किसको कहते हैं? जनसंख्या मतलब जनता, हम लोग, और हम लोग का जो संख्या है वही जनसंख्या। ठीक। और अब देखो, और अधिवास, अधिवास क्या कहते, किसको कहते हैं? अधिवास कहते हैं जो जहां रहते हैं। आवास, आवास होता है ना, आवास है ना हम लोग का, उसी से बना है अधिवास, जहां इंसान रहता है तो क्या हुआ? अधिवास। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं कि अब है कि नगर का जनसंख्या तुमको अलग आंकलन होता है और नगर में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। कभी कभी तुमको लगेगा शहर जाएगी, ओह यहाँ कितना खाली, कोई है ही नहीं, हर जगह घरे घर है, हर जगह दुकान दुकान है, हर जगह महले महल है, लगता है ना? वैसा सीन देखी कहेगा ओ ये तो शहर का है, दिमाग में आता है। अच्छा, झोपड़ी उपड़ी दिखेगा, मैदान दिखेगा, ओ ये तो गांव का है। ठीक, तो हम लोग इसका ध्यान इसमें करते हैं, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में। या कभी कभी तुम गांव से आदमी शहर की ओर पलायन करते हैं और शहर में झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं, रहते ही रहते हैं। तो वो सब का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कि इस क्षेत्र में, भूगोल करते हैं ना इस क्षेत्र का बात, कितना लोग बाहर से आके बस गया। ठीक, तो ये सब किसमें अध्ययन करते हैं हम लोग? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में। और यह सब किसका अंतर्गत आएगा? मानव भूगोल में। वो आदमी वहां स्वतः जन्म ले लिया क्या? नहीं लिया, नहीं। और एक है आर्थिक भूगोल। आर्थिक का जब भी बात आएगा समझेंगे हम अर्थ, पैसा, लेन देन, ठीक ना। और इसमें क्या क्या क्रिया आएगा? जैसे कृषि, कृषि का काम करते हैं हम लोग, खेती का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। उद्योग में कुछ लोग फैक्ट्री में काम करता है, देखियो फैक्ट्री में, देखियो काम करते हो, सुनी होगी तुम लोग। तो वहां पे किसके लिए जाता है लोग? आर्थिक क्रिया के लिए, आर्थिक काम के लिए। तो ये सब किसमें आएगा? पर्यटन नाम सुनी हो? पर्यटन, आर्थिक भूगोल में जैसे हम लोग कृषि को रखेंगे, किसको रखेंगे? कृषि, उद्योग और पर्यटन। ठीक, और व्यापार क्या रखेंगे? व्यापार, परिवहन, यातायात, ये सब किसमें आएगा? ये सब करके हम लोग क्या करते हैं? मुनाफा कमाते हैं। क्या करते हैं? मुनाफा कमा, फिर क्या करते हैं? अपना जीवन यापन अच्छा बनाते हैं, यही करते हैं ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, तुम लोग आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का चीज है, प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। सेक्टर, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखो, जहां की सीधे लोग कोई भी काम से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। जैसे कोई खेती कर रहा है, ठीक ना, खेती कर रहा है, उससे नीचे कोई काम नहीं करेगा, मिट्टी में जा रहा है, फसल लगा रहा है, फसल काट रहा है, तो वो हुआ प्राथमिक सेक्टर का काम। किसका काम हुआ? प्राथमिक सेक्टर। और धान हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बाद वो गया कहाँ? फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में फिर मजदूर काम करता है। जो आदमी उद्योग में काम करता है वो क्या कहलाता है? नहीं, ये क्या कहते हैं? उद्योग में काम करता है, द्वितीय सेक्टर में आता है। किसमें आता है? वो आएगा द्वितीय सेक्टर में। और जब वही वस्तु तैयार हो जाता है, बाजार में बिकने के लिए चला जाता है, मॉल खुल जाता है, दुकान खुल जाता है, जो दुकानदारी कर रहा है वो फिर क्या कहलाएगा? वो तृतीय सेक्टर में कहलाएगा। वो आदमी जब व्यापार कर रहा है वो किसमें कहलाएगा? तृतीय सेक्टर में। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, समझ आया ना? तो ये सब किस में आएगा? ये आर्थिक भूगोल में आएगा। और इस सब में मानव से जुड़ी हुई बातें हैं। उद्योग अपने स्वतः होगा क्या? खेती स्वतः होगा नहीं, इंसान जाके करेगा। ये सब किसमें आएगा? मानव भूगोल में। कोई आदमी, अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी व्यापार करता है, यह जो है मानव भूगोल में आएगा या भौतिक भूगोल में आएगा? ये मानव भूगोल में आएगा, क्योंकि मानव का इसमें जुड़ाव है। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल। क्या है? इसमें ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? और यह कुछ जो क्षेत्र को संगठित करती है और प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं हम लोग। तुम लोग सुनी होगी सिंधु घाटी सभ्यता, सुनी है?
वो इतिहास का अध्ययन करते हैं हम लोग, करते हैं ना। और ये एक क्षेत्र विशेष में है, बहुत अच्छा से नगर बसा हुआ था, ठीक ना। तो पढ़ी उसने बात सब बेटा, बहुत अच्छा से नगर बसा हुआ था। और वह खुदाई के बाद पता चला कि वो बहुत हजार वर्ष पूर्व की बात है, वहां भी लोग रहते थे उस समय। उसके बाद कुछ ऐसा भूकंप हुआ या अकाल पड़ा, क्या हुआ, वो पूरा जो है एकदम समाप्त हो गया। तो या जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, राजाओं को नहीं देखो, तुम जहां भी हो, क्या या आज से 50 साल पहले ऐसा होगा? उतना आबादी था तुम जहां पर रहती हो? आबादी नहीं होगा, है क्या? धीरे 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 क्या हुआ, वह जगह में परिवर्तन हो गया। लेकिन जब हम लोग उस जगह का अध्ययन करते हैं तो हम ऐतिहासिक हो जाते हैं कि पहले क्या क्या घटना घटी थी, इस जगह में क्या क्या हुआ था। अच्छा, उसके बाद देखो राजनीतिक भूगोल भी होता है। क्या होता है? राजनीतिक इसमें क्या करते हैं हम लोग, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी चीज को देखते हैं। देश का सीमा, सीमा के लिए ये मेरा सीमा, यहाँ 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 मानचित्र पे देखिए ना, या बिहार का देखना, ऐसे 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 है ना। तो यह क्या है, वो राजनीतिक दीवार है, वो राजनीतिक चिन्ह है, सीमा है कि उससे आगे मेरा फिर बात नहीं चलेगा। और कोई पड़ोसी है, या यहाँ क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र का बात होता है। तुम लोग मुखिया का इलेक्शन सुनी होगी, ग्राम पंचायत का इलेक्शन, तो एक पंचायत का सीमा रेखा होता है, ये रोड के यहाँ तक जो है ये पंचायत, इसके आगे दूसरा पंचायत, सुनियो देखियो, ऐसा होता है। उसके आगे में उसका वोटर आके वोट देगा, जिस इलाके का वो है वहां का जो वोटर है वही वोट करेगा कि नहीं करेगा, निर्वाचन संबंधी कार्य। तो यह सब किसमें आएगा, राजनीतिक जो मुखिया है उसका पावर दूसरे पंचायत में चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसी तरह जो मुख्यमंत्री है उसका पावर दूसरे स्टेट में चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार में शराबबंदी लागू है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहां के लोग पे दबाव डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। लेकिन अपने क्षेत्र को कैसे रखना है इसका निर्धारण ये कर सकता है। तो यह एक सीमा है और उस पर एक कंट्रोल है, राजनीतिक कंट्रोल है, इसीलिए इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, राजनीतिक भूगोल में। अब देखते हैं जीव भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत जीव से संबंधित बातें देखते हैं, उसके रहने की स्थिति को देखते हैं कि इस क्षेत्र में वो रहते हैं, उनकी क्या विशेषता है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जीव भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसकी भी कई एक शाखाएं हम देख सकते हैं। तो जीव भूगोल, तो जीव भूगोल में पशुओं के रहने के निवास स्थान के बारे में हम लोग देखते हैं, और वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी भौगोलिक विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। वो किस प्रकार के वातावरण में कोई पशु विशेष रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि भारत में कई एक बाघ को नामीबिया से लाया गया, अफ्रीका से लाया गया। कई एक कारण रहे कि यहाँ बाघों की संख्या समाप्त होने पे थी, लेकिन कई बार देखे आप कि बाघ को लाया गया विदेश से। तो कहने का मतलब है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में है, वहाँ से उनको यहाँ लाया गया, उस तरह का भौगोलिक वातावरण इन्हें प्रदान करने की कोशिश की जा रही है ताकि वे भी प्रकृति का अंग बनकर रहे, उसी अनुकूल जैसे कि पहले थे। वनस्पति भूगोल, तो वनस्पति भूगोल किसको कहेंगे, तो छोटे छोटे वनस्पति, औषधि जो पौधे होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़ते हैं कि कोई खास वनस्पति किस क्षेत्र विशेष में होता है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान में जो प्रजाति होते हैं उस क्षेत्र में रहते हैं, उसका हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी बात को देखते हैं, जैसे हमारा भूमि में ह्रास हो रहा है, किस प्रकार ह्रास हो रहा है, प्रदूषण किस प्रकार की पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस तरह की बातें हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बृहद स्तर पर होती है, मध्यम स्तर पर होती है, लघु स्तरीय स्तर पर किस तरह यहाँ पर कोई भौगोलिक वातावरण बनता है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। या ग्रामीण इलाका का क्या विशेषता होती है, शहरी इलाके में क्या होती है, किस तरह नियोजन किया जाता है, ग्रामीण इलाके का नियोजन कैसा है, शहरी इलाकों कैसा है, इस तरह का, या प्रादेशिक कोई क्षेत्र विशेष का विकास किस तरह हो रहा है, ऐसी सब बातों को हम लोग इसके अंतर्गत रख के देखते हैं।
भौगोलिक चिंतन का दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है। हम यह भी देखते हैं कि भूमि और मानव का किस तरह अंतर्क्रिया होता है एक दूसरे से, और एक दूसरे से प्रभावित होता है, परिस्थिति का निर्माण होता है। और हम यह भी देखते हैं कि किस तरह तकनीक ने भूगोल को और काफ़ी व्यापक बनाया है। आज भू सूचना विज्ञान तकनीक का दौर है, दूर संवेदन तकनीक का दौर है, GIS का दौर है, भौगोलिक सूचना तंत्र और GPS का नाम सुने होंगे, वैश्विक स्थितीय तंत्र। तो इस तरह की बातें होती है जिस कारण कि हम लोग दूर के बारे में अब बहुत दूर से ही जान जाते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है, किस तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटने वाली है, या वहाँ अकाल नहीं, वर्षा होने वाली है, आंधी तूफान आने वाली बातें होती है, या कोई वस्तु है कितनी दूरी पर है, किस जगह है। तो इस तरह हम लोग जितना पहले हम लोग हस्तनिर्मित कार्य करते थे उसके बनिस्बत तकनीक के दौर में अब बहुत सुविधा हो गई है। और कोई भी डाटा जुटाने का बात होता है, प्रबंधन की बात होती है, तो यह सुविधा अधिक हो गई है, सुलभ हो गई है। और इंटरनेट के दौर में व्यापक सूचना, इतना अधिक सूचना मिल रहा है कि इन्होंने एक तरह से कहें तो क्रांति ला दी है। और तकनीक ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान की बातें तो होती ही थी, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसका संश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको काफ़ी अधिक बढ़ा दिया है। हम भौतिक भूगोल अब इसके महत्व के संदर्भ में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल का दायरा काफ़ी व्यापक है। इसके अंतर्गत हम लोग भूमंडल के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि भू आकृति कैसा है, प्रवाह कैसा है, वायुमंडल की स्थिति क्या होती है, मौसम, जलवायु, वायुमंडल की संरचना को इसको हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं, तापक्रम, वर्षा आदि को। वहीं जलमंडल भी इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग जलमंडल के अंतर्गत समुद्र, सागर, झील, जल आदि को देखें। वहीं हम यह भी देखें कि जैव मंडल के अंतर्गत जीव का क्या स्वरूप होता है, मानव के साथ साथ और अन्य सब जीव कैसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, किस तरह एक दूसरे पर सब निर्भर है, पारिस्थितिक संरचना का किस तरह निर्माण होता है, किस तरह पारिस्थितिक संतुलन हम लोग बनाते हैं, और इसके साथ साथ मिट्टियाँ भी किस प्रकार मृदा निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, और मूल चट्टान जैसे है, जलवायु, जैविक प्रक्रिया किस तरह जो है समय के साथ बदलते रहती है। और यह भी देखते हैं कि समय के साथ मिट्टियों में भी परिपक्वता होती है, और जो कि मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक बनती है। और मानव के लिए हर चीज़ हम कहें तो प्रकृति का हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, उसके लिए आवश्यक है। और हम यह भी देखते हैं कि मैदानी इलाकों में कृषि कार्य अधिक होता है, खेती होता है, तो पठार के इलाकों में वन होता है, आपको मिलेगा, खनिज संपदा वहाँ पर मिलती है। पर्वत के एरिया में चारागाह जैसी व्यवस्था होती है, वन होता है, और पर्यटक स्थल के रूप में भी ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिलती है, और पर्यटक स्थल के रूप में कहीं न कहीं एक आर्थिक स्रोत भी यहाँ पर एक खुलता है। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि निम्न स्रोत को जल भी प्रदान होती करने वाले अनेक नदियाँ के स्रोत यही हमारे पर्वत बनते हैं। और कई प्रकार हम यह भी देखते हैं कि जलवायु की विविधता के कारण हमारे यहाँ घरों की बनावट भी भिन्न भिन्न दिखती है, क्योंकि जलवायु के कारण घरों के प्रकार बदलते हैं। कि जहाँ वर्षा होती है, जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ चकोर सपाट छत नहीं ढाले जाते हैं, वहाँ त्रिभुजाकार में या ढालूनुमा छत दी जाती है। और ये न सिर्फ घर के आकार बल्कि लोगों के वस्त्र भी जलवायु के अनुसार बदल जाते हैं। वस्त्र के साथ साथ भोजन की बात करें तो उसके अनुसार बदल जाते हैं। पशुपालन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हम यह भी देखते हैं कि तकनीक ने हर क्षेत्र में परिवर्तन लाया है, और एक तरह से कहें तो मॉडिफाई कर दिया है। और आज एयर कंडीशन की बात हम लोग करते हैं, किस तरह तकनीक ने, गर्मी है प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन लोगों ने इसे शीतलता में भी परिवर्तन करने का उपाय खोज लिया है। वर्षा, वन का घनत्व, घास का प्रदेश, ये सारी चीज़ें
आज प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। भारत के संदर्भ में हम यह भी देखते हैं, यहाँ की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है और मानसूनी वर्षा ही यहाँ कृषि को गति प्रदान करती है। वर्षा होती है तो भूमिगत स्तर भी बढ़ता है, अन्यथा वर्षा के अभाव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता अति आवश्यक है और हम यह भी देखते हैं कि संसाधन कई एक रूपों में दिखती है हमें। समुद्र तक से संसाधन हमें मिलता है, मछली मिलता है, भोजन के अतिरिक्त कई प्रकार के खनिज संसाधन वहाँ से मिलते हैं। हम यह भी देखते हैं कि भारत में समुद्री तल से मैंगनीज पिंड नोड्यूल्स वहाँ से एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है और मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं को अंजाम देती है, कृषि को प्रभावित करती है, इसे विकसित करती है, उर्वरता प्रदान करती है और यह उर्वरता प्रकृति से निर्धारित होती है तो संस्कृति से भी प्रेरित होती है। मृदा पौधों एवं पशुओं एवं जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसके लिए, इस जीव मंडल के लिए एक आधार प्रदान करती है। यह जीव जगत में कई एक छोटे बड़े प्राणी रहते हैं और यह जीव मंडल सबों को आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधन के रूप में विकसित तो हो ही रहा है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि मानव ने तकनीक का बेहताशा इस्तेमाल किया है। पर्यावरण को संसाधन तो एक तरह से मानव पर्यावरण को संसाधन तो मिल जाता है, लेकिन इतना अधिक तकनीक का इजाद भी हो गया है कि कहीं कभी लगता है कि परिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो गया है। आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि उत्तराखंड में जोशीमठ नामक स्थान में भूकंप जैसी स्थिति बनी और कई जगह की घरों की दीवारें दरक गई, घर दरक गई और ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि वहाँ विकास के इस तरह के स्ट्रक्चर किए गए हैं कि विकास के नाम पर परिस्थितिकी को बिगाड़ दिया गया है और इसका कारण है कि वह क्षेत्र काफ़ी खतरे के दौर से गुजर रहा है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमें सतत विकास चाहिए, दूरगामी विकास चाहिए, तो भौतिक वातावरण का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना ही चाहिए। भौतिक भूगोल का महत्व व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है।